कहानी की स्टार्टिंग मास्टर ऑफ सेफ कंपटीशन के फाइनल सीन को दिखाने से होती है, जहां पे फाइनल पार्ट में 2 ही मेंबर्स बचे होते हैं और वो भी सैन परिवार की 2 बेटियां होती हैं, जो कि जीत हासिल करने के लिए अपने फाइनल डेज को समय से पहले कंप्लीट करने की कोशिश में लगी होती हैं। जहां पे सैन परिवार की बड़ी बेटी सैनसी एक अलग और खास तरह की फिनिक्स डिश तैयार कर रही होती है, लेकिन जैसे वो अपनी डिश कंप्लीट करे उससे पहले ही उसकी बहन म्याओ म्याओ अपनी डिश को कंप्लीट कर लेती है और जज के सामने अपनी डिश को रखती है, जो कि सेम उसी की डिश होती है। और जज तो उसकी डिश से इतने ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि सैनसी की डिश देखे बिना ही उसे विनर घोषित करने का भी फैसला कर देती है। लेकिन तभी सैनसी सामने आ जाती है और म्याओ म्याओ पे इल्जाम लगाती है कि उसकी बहन ने उसकी डिश की चोरी की है, जो कि ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर डैड तो सैनसी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। मॉम भी उसके ऊपर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है, जबकि म्याओ म्याओ हमेशा ही तुमसे एक कदम आगे थी, चाहे वो डिश बनाने की बात हो या फिर किसी भी चीज को चूज करने की बात हो। उनकी बातें सुनकर सैनसी अपने पेरेंट्स को और सभी लोगों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती है कि उसकी बहन ने उसकी डिश की कॉपी कैसे की। म्याओ म्याओ कहती है कि सिस्टर, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने इस डिश को बनाने के लिए पिछले 3 महीनों से मेहनत कर रही हूँ। मैंने इस डिश के बारे में पहले बुक्स में पढ़ा और उसके बाद कई बार प्रैक्टिस की, तब जाकर मैं इस डिश को बना पाई हूँ। सैनसी कहती है कि ये कैसे हो सकता है, पिछले 3 महीनों से मैं पुराने बुक्स में पढ़ रही थी और मुझे ये डिश वहाँ पे मिली थी। कोई भी सैनसी की बातों पे भरोसा नहीं करता है और डैड तो सामने आकर इतना ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि उसके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। और जो जज होते हैं वो तुरंत ही गार्ड को बुलाने के लिए चले जाते हैं। सैनसी के पास अपने आप को साबित करने का कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो अपने बहन से कहती है कि वो उसकी मदद करे और सच्चाई को सामने लेकर आए। उसी वक्त म्याओ म्याओ उसके पास आती है और कहती है कि हाँ, ये तुम्हारी ही डिश है, लेकिन तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि इसे मैंने अपना कैसे बनाया। तुम्हें पता है कि ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि सैन परिवार चाहता है कि उस परिवार में सिर्फ एक ही शेफ हो और वो मैं बनना चाहती हूँ। ऐसे कहते हुए वो उसके हाथ को पकड़ती है और खुद को थप्पड़ मारती है और दूसरे के सामने ऐसे दिखाती है कि सैनसी ने उसके ऊपर हाथ उठाया, जिससे डैड अब इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि टेबल पे रखे हुए एक डंडे को उठाते हैं और जोर से सैनसी के ऊपर मार देते हैं। चोट लगने की वजह से खून बाहर आने लगता है और उसकी हालत भी नाजुक होने लगती है। डैड तुरंत ही अपने हाथ से डंडा नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि सैनसी ने उन्हें उकसाया था, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। जब उसकी आखिरी सांसें चल रही होती है तब सैनसी अपनी बहन से पूछती है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। वो उसके पास आती है और उसे कुछ बताती है, लेकिन उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगले ही पल जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे फिर से एक मौका मिल चुका होता है, उसका रीबर्थ हो चुका होता है, वो भी उस दिन जिस दिन कंपटीशन का फाइनल पार्ट था और 10 मिनट के अंदर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। सैनसी को तो दूसरा जन्म मिल चुका होता है, लेकिन अब भी डैड उसके पास होते हैं और उसकी छोटी बहन को सपोर्ट करने के लिए कह रहे होते हैं। साथ ही हमेशा की तरह म्याओ म्याओ भी उसके सामने नादान बनने की एक्टिंग करती है, लेकिन इसमें सैनसी को उसके सच्चाई के बारे में पता होता है, इसलिए वो झटकते हुए उसे अपने आप से दूर कर देती है और सोचती है कि उसके पास्ट लाइफ में सभी उसके अपने थे, लेकिन कोई भी रियल में उसका अपना नहीं था। इसीलिए तो अडॉप्टेड बेटी म्याओ म्याओ के कहने पे उन्होंने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उसकी बेवजह मौत हो गई। अपनी पुरानी लाइफ को याद करते हुए वो डिसाइड करती है कि इस बार वो अपनी मौत का बदला हर एक से लेगी। इधर मॉम उसके ऊपर भड़क रही होती हैं और कहती हैं कि मुझे तुम्हें अकेला पहाड़ पे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम कैरेक्टर लेस हो, तुम्हें वापस लाना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर सैनसी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि आपके परिवार में मुझे कभी भी प्यार नहीं मिला, ना ही मुझे वहाँ पे खाना मिलता है और ना ही मुझे वहाँ पे इज्जत मिलती है। मुझसे ज्यादा तो घर के डॉगी का आप लोग ध्यान रखते हैं, ना कि मेरा। ये सुनकर पिता उससे कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो गई हो। म्याओ म्याओ भी आगे बढ़ती है और कहती है कि बहन, तुम इस तरीके से बात मत करो, नहीं तो हमारे पेरेंट्स की तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनकर तो सैनसी फिर से उसके ऊपर हाथ उठा देती है और कहती है कि मेरे सामने तो ये घिनौना नाटक बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारा चेहरा देखने ही से मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है, मन करता है कि तुम्हें एक के बाद एक कई सारे थप्पड़ लगा दो। इसकी बातें सुनकर पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत इसे म्याओ म्याओ से माफी मांगने के लिए कहते हैं। तब वो साफ साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि जब से वो सैन परिवार में आई है तब से म्याओ म्याओ ने न जाने कितनी बार उसे परेशान किया है। कई बार तो उसने फोर्सफुली डॉग के खानों को भी उसे खिलाया है और उसे ठंडे पानी में डुबो दिया है, जिस वजह से उसे तेज फीवर भी आ गया था और वो मरने की भी कगार पे कई बार पहुंच चुकी है। लेकिन आप लोगों ने तो कभी उसकी गलती को नहीं देखा और ना ही उसे ये कहा कि वो उससे माफी मांगे। तो आज जब उसने उसे थप्पड़ मार ही दिए तो क्या हो जाएगा। ये सुनकर म्याओ म्याओ एक बार फिर से थोड़ा सा नाटक करने की कोशिश करती है। तब उसके पास जो कुकिंग के लिए आटा मौजूद होता है वो अपनी बहन के ऊपर फेंक देती है, जिससे डैड इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि टेबल पे रखे हुए डंडे को उठाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनसी उन्हें रोक लेती है और उन्हें पीछे धक्का देती है पुरानी बातें याद करते हुए। ये देखकर पिता और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि वो उसे फैमिली से बाहर निकाल देंगे। सैनसी को भी डर नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसे घटिया परिवार के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। तभी म्याओ म्याओ सामने आ जाती है और कहती है कि ये सब उसकी ही गलती है, उससे डैड को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, वो फैमिली को छोड़कर अभी यहाँ से चली जाएगी। सैनसी उसे जाते हुए देखकर रोकती है और कहती है कि मुझे सैन परिवार नहीं चाहिए, इसलिए तुम सैन परिवार में आराम से रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में मास्टर ऑफ सेफ कंपटीशन जीतने नहीं दूंगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ।
डैड कहते हैं कि क्या तुम इस कंपटीशन को जीतना चाहती हो, लेकिन म्याओ म्याओ कुकिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और तुमसे तो 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। सेंसी कहती है कि क्या ऐसी बात है, लेकिन जितना मुझे पता है सेंसी को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। ये सुनकर लोग आपस में गॉसिप करने लगती हैं और म्याओ म्याओ को भी डर होने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से कहती है कि वो उसके ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती है। मॉम भी बीच में आ जाती हैं और कहती है कि तुम कभी भी म्याओ म्याओ का सामना नहीं कर सकती हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम्हें इस कंपटीशन को छोड़ दो। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देती है, क्योंकि वो एक बार पीछे हटकर देखना चाहती थी, लेकिन जैसे वो कहती है कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, वैसे ही म्याओ म्याओ का चेहरा उठ जाता है। वो तुरंत ही उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो कंपटीशन से चली जाती है तो वो उसकी नकल नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है। सेंसी कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए अच्छा मौका होगा ना, अगर मैं चली जाती हूँ तो तुम आराम से जीत जाओगी। म्याओ म्याओ कहती है कि मुझे पता है कि ये आपका सपना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पार्टिसिपेट करो। अब ये लोग बहस कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जज आ जाते हैं जो कि बताते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, इसलिए सभी लोग अपनी जगह पे जाकर बैठ जाएं। सेंसी तीनों को साथ में देखती है और डिसाइड करती है कि वो इस बार हारने का एक भी मौका नहीं देगी और जीत हासिल करने के साथ सभी से बदला भी लेगी। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे जज उन्हें बताते हैं कि ये कंपटीशन 3 भागों में बटा गया है, जहाँ पे पहले राउंड में टेस्टिंग होगी, दूसरे राउंड में कटिंग होगी और तीसरे राउंड में जाकर आपको डिश बनानी होगी, वो भी प्रॉपर। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और 2 सेम डिश को दोनों बहनों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ताकि वो उसे टेस्ट करने के बाद बताएं कि इनमें कौन कौन सी चीजें ऐड की गई हैं। सेंसी आगे बढ़ती है और उस डिश को चखती है। थोड़े से ही ट्राई करने से उसे पता चल जाता है कि उसमें किन किन चीजों को ऐड किया गया है। सेंसी की टेस्टिंग पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि डिश के अंदर डाले गए बारीक से बारीक चीजों को भी वो आसानी से अपने दिमाग में डिकोड कर लेती है। और जैसे वो आंसर देने के लिए अपने हाथ को आगे करती है, उससे पहले म्याओ म्याओ आगे बढ़कर सारी बातें जज को बताने लगती है, जो कुछ भी उसने अपने मन में सोचा होता है। ये देखकर तो वह हैरान हो जाती है। वही जो जज होते हैं वो तो म्याओ म्याओ की इस स्किल को देखकर पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस डिश को डिफिकल्ट बनाने के लिए बहुत सारी बारीकी चीजों को इसमें ऐड किया था और कुछ चीजें ऐसे थी जो कि सिमिलर कई तरह की चीजों से मिलती जुलती थी। इसीलिए उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई इतनी जल्दी इतने फास्ट तरीके से सभी चीजों को डिकोड कर सकता है। अब सेंसी की वजह से म्याओ ने पहले आंसर तो दे दिया होता है, लेकिन जज उससे बताते हैं कि अब भी इसमें एक चीज है जिसे वो मिस कर रही है। ये सुनते ही सेंसी तुरंत ही उस डिश को चखती है ताकि वो इस राउंड को जीत सके और उसे तुरंत ही पता चल जाता है कि इसमें एक चीज और भी ऐड की गई है, जिसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से उसने पहले उसके बारे में पता नहीं लगाया, लेकिन खाने के कुछ समय के बाद उसका टेस्ट उसे समझ में आ जाता है। और जैसे वो बताने वाली होती है कि वो कौन सी चीज है, उससे पहले म्याओ म्याओ एक बार फिर से तुरंत सही आंसर दे देती है। जज उसके इस स्किल से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे इस राउंड में पास कर देते हैं। वहीं जो सेंसी होती है वह हैरान हो जाती है और सोचती है कि उसने तो ये सारी चीजें अपने माइंड में सोचा था, तो क्या ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं कि किसी वजह से उसकी बहन उसके माइंड में चल रहे सभी थॉट्स को सुन पा रही है। पहले राउंड के पहला दौर तो खत्म हो जाता है, जिसके बाद दूसरी डिश सबके सामने लाई जाती है। जज उन्हें बताते हैं कि उनका टास्क ये है कि पहले उन्हें डिश को ट्राई करना होगा और उसके बाद बताना होगा कि इस डिश में कौन कौन सी चीजें ऐड की गई हैं और साथ ही इस डिश को कितने देर तक कुक किया गया है। ये सुनकर सेंसी और म्याओ दोनों ही आगे बढ़ती हैं और अपने अपने डिश को टेस्ट करती हैं। सेंसी जैसे उस डिश को टेस्ट करती है, उसे तुरंत ही पता चल जाता है कि उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड की गई हैं। फिर जैसे वो इसका आंसर देने वाली होती है, हमेशा की तरह म्याओ फिर से उससे एक कदम आगे आ जाती है और उसके माइंड में चले सभी चीजों के बारे में पता लगा लेती है और जज को ऐसे बताती है कि जैसे उसने खुद ही इस बात का पता लगाया है, उसे कितनी देर तक कुक किया गया और इसके साथ ही वो इस राउंड को जीतने भी वाली होती है। उसी समय सेंसी अपना दिमाग लगाती है। वो समझ आती है कि उसकी बहन किसी भी तरीके से उसके माइंड में चल रही सभी बातों को आसानी से सुन लेती है, इसीलिए वो तुरंत ही इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करती है और लकीली उसे एक रास्ता मिल भी जाता है। उसे स्मेल से पता चल जाता है कि जिस बाउल में उसे खाना सर्व किया गया है उसमें थोड़ी देर पहले स्नेल की कोई डिश रखी गई थी, जिस वजह से उसमें स्नेल की भी महक आ रही है। वो इसे रिलेटेड कंप्लेन कर देती है और जब जज भी इसकी जांच करते हैं तब उन्हें भी इसके बारे में पता चलता है, इसलिए वो तुरंत ही इस राउंड को ड्रॉ कर देते हैं और थोड़ी ही देर के अंदर तुरंत ही दोनों के सामने नई डिश प्रेजेंट करते हैं और उस डिश के बारे में दोनों बहनों को पता लगाने के लिए कहते हैं। अब सेंसी को तो पता चल गया होता है कि इस डिश में क्या है, लेकिन फिर भी वो इस डिश के बारे में सोचती नहीं है और अपनी बहन को मजा चकाने के लिए झूठी मोटी बातें सोचने लगती है कि इस डिश में कौन कौन सी चीजें डाली गई होंगी। सारे म्याओ चीटिंग करने की वजह से इस बार अपनी बहन के जाल में फंस जाती है और उसकी झूठी बातों पे भरोसा कर लेती है। फिर सेंसी अपना आखिरी दाव चलती है और उससे पहले आंसर बताने की कोशिश करती है। हमेशा की तरह उसे बीट करते हुए तुरंत ही म्याओ डिश के बारे में बताने लगती है और डिश के बारे में सभी चीजें बताने के बाद वो खुश हो जाती है कि वो इस राउंड को जीत जाएगी। लेकिन जज जब उसका आंसर सुनते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी कहा है वह सारी की सारी बातें गलत हैं।
जैसे तुम बता रही हो ऐसी कोई भी चीज इस डिश में ऐड की ही नहीं गई थी, और अगर तुमने अपने दिमाग का थोड़ा सा भी यूज किया होता तो तुम्हें पता होता कि ऐसे डिश में ऐसी कोई भी चीज ऐड नहीं की जाती है। अब इस आंसर की वजह से बेचारी का सबके सामने तो पोपट ही बन जाता है। उसके बाद सैंसी आराम से अपना आंसर देती है, जो कि उसके सारे आंसर सही निकलते हैं, जिस वजह से म्याऊ म्याऊ गुस्सा होने लगती है और उसे कहती है कि अगर ये आंसर था तो तुमने मुझे गलत आंसर क्यों बताया। सुनकर लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कैसी बातें चल रही है। सैंसी भी उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। अब धीरे धीरे वो खुद ही अपनी जाल में फंसने लगती है और उसके आंसर सुनने के बाद वो जज से कंप्लेन करती है कि उसका भी यही आंसर था, बस उसने गलती में ये सारी चीजें कह दी। ये सुनकर जज उसे कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मैं एक और मौका देता हूँ, क्योंकि अभी तक उसने डिश के बारे में पूरी चीजें नहीं बताई है। एक आखिरी चीज अभी बाकी है, तो तुम उसके बारे में मुझे बता दो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और फिर से उसके थॉट सुनने की कोशिश करती है। लेकिन सैंसी तो अपने दिमाग में आलतू फालतू की चीजें सोच सोच कर उसे परेशान करने लगती है, और वो परेशान होकर उससे कह देती है कि तुम आखिर दिमाग में ऐसी फालतू चीजें कैसे सोच सकती हो, तुम्हें अभी इस आंसर के बारे में सोचना चाहिए। सैंसी कहती है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और वैसे भी मैंने तुम्हें चांस दिया है, तुम जल्दी से अपने आप को साबित करो। सभी लोग भी इस बार सैंसी की साइड होती हैं और कहते हैं कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है, अपनी बहन को फिर से एक मौका दे रही है। और इधर म्याऊ म्याऊ के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगता है। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर वो आंसर कैसे दे, इसलिए वो एक पल के लिए कह देती है कि उसे आंसर नहीं पता है, लेकिन फिर से वो अपने आप को संभालती है और आसपास की चीजें देखकर उसे गेस करने की कोशिश करती है, और उसने ऐसे ही तुक्का लगाया होता है और वो उसका तुक्का लग भी जाता है, जिस वजह से वो सही आंसर तो दे देती है। लेकिन जज इस राउंड को मानते नहीं है, बल्कि उसे बीच से ही खत्म कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये राउंड जीत और हार को डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए हम इस राउंड को बीच से हटा देते हैं। जिसके बाद वो इन दोनों की कटिंग स्किल देखने का फैसला करते हैं और सेकंड राउंड स्टार्ट कर देते हैं। जज उनसे कहते हैं कि टेबल पे रखे हुए कुछ वेजिस एंड मीट को उन्हें बारीक तरीकों से कट करना होगा, वो भी समय पूरा होने से पहले। जिसके बाद वो टाइम स्टार्ट कर देते हैं और दोनों बहनें अपनी कटिंग स्किल दिखाना स्टार्ट कर देती हैं। दोनों की कटिंग स्किल अच्छी होती है और दोनों वेजिटेबल को बहुत ही बारीकी तरीके से कट भी कर देती हैं। लेकिन जब मीट कटिंग करने की बारी आती है, तब सैंसी जज का दिल जीतने के लिए जापान के रहस्यमय और खास पुराने तरीके से मीट के टुकड़े को कट करती है, ये सोचते हुए कि उसकी बहन उसके माइंड के थॉट को सुन सकती है, लेकिन उसकी कटिंग स्किल थोड़ी ना चुरा लेगी। ऐसा सोचते हुए वो पूरी तरीके से बेफिक्र होकर अपनी कटिंग कंटिन्यू रखती है, और कुछ समय के बाद जैसे उसकी कटिंग कंप्लीट होती है, उससे पहले ही म्याऊ म्याऊ अपनी कटिंग पूरी करते हुए जज के सामने उसे प्रेजेंट कर देती है। जज आगे बढ़ते हैं और उसकी कटिंग चेक करते हैं, जहाँ पे वो वेजिस की कटिंग देखकर खुश होते हैं, वहीं पे जब वो उसकी मीट की कटिंग स्किल देखते हैं तो वो उससे पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी ही देर के अंदर पता लगा लेती हैं कि ये खास तरह की जापान की तकनीक है, जिसे पुराने समय में राजा महाराजा के घर पे यूज किया जाता था, जिसे देखकर वो उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। साथ में यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो भी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। जज कहते हैं कि अगर मैंने अपने आंखों से तुम्हें इसे कट करते हुए नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुमने इसे कट किया है, क्योंकि ये बहुत ही खास तरीका है और तुम तो बहुत ही ज्यादा छोटी हो इस चीज को सीखने के लिए। ऐसा कहते हुए वो उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सैंसी की हालत खराब हो जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि उसकी बहन ये सारी चीजें कैसे कर पा रही है, क्योंकि उससे तो बस इतना ही लगा था कि उसकी बहन उसके माइंड में चल रहे थॉट को सुन सकती है, लेकिन उसकी कटिंग स्किल भी चुरा सकती है, इसके बारे में उससे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। इसके बाद जज उसके पास आते हैं, उसकी भी कटिंग स्किल देखकर वो खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसकी मीट वाली स्किल देखते हैं वो भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन भीड़ में जो लोग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उसने इस चीज की कॉपी की है। डैड तो इससे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि सबके सामने वो आगे बढ़ते हैं और सैंसी के ऊपर हाथ उठा देते हैं, ये कहते हुए कि उसने अपनी बहन का नकल किया है, और फिर वो उसे कंपटीशन से निकालने की भी कोशिश करते हैं। सैंसी अपने आप को डैड से छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है। इसी समय जज भी सामने आ जाते हैं और डैड को यहाँ पे कुछ भी ऐसा करने से मना करते हैं और उन्हें पुलिस की धमकी देने लगते हैं। अब इससे पिता तो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो बार बार म्याऊ की कॉपी कर रही है। इस बार भी उसने म्याऊ की चाकू की स्किल भी चुरा ली। म्याऊ म्याऊ भी आगे बढ़ती है और अपनी बहन से कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी इतनी ज्यादा कॉपी कर सकती हो। सैंसी इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पेरेंट्स उसके लिए मुसीबतें और भी ज्यादा खड़ी कर देते हैं। ये सब देखते हुए जो जज होते हैं वो सभी को शांत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई भी किसी की चाकू की स्किल नहीं चुरा सकता है। इसके लिए सालों की प्रैक्टिस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इतनी आसानी से तो कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता है। वो पेरेंट्स से कहते हैं कि अगर आप इस कंपटीशन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो मैं आपकी बेटी के साथ आपको भी यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, इसलिए शांति से आप इस कंपटीशन को चुपचाप आगे बढ़ने दो। ये सुनकर पेरेंट्स तो चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन जो बाकी के यहाँ पे गेस्ट होते हैं वो सैंसी के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगते हैं और उसे ही गुनाहगार समझने लगते हैं। सैंसी कहती है कि उसने अपनी बहन की कॉपी नहीं की, वो निर्दोष है, लेकिन कोई भी उसकी बातें नहीं सुन रहा होता है। तभी जज सभी को शांत करते हैं और कहते हैं कि ये कोई मच्छी बाजार नहीं है
जहाँ पे तुम लोगों को एक दूसरे को कीचड़ के अंदर खींचना है। अब जबकि ये राउंड बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो गया है और लोगों को भी इस राउंड के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इस राउंड को एक और मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों टीममेट एक बार फिर से अपनी कटिंग स्किल हमें दिखाएं। मैं इसे रेसिट करता हूँ, वो भी टोफू की कटिंग से। फिर वो म्याओ से कहते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सुनकर वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अच्छी शेफ है जिस वजह से वो सभी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकती है। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि क्या मेरी बहन इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। सेंसी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकती हूँ। जिसके बाद जज दोनों बहनों के सामने टोफू का एक बड़ा टुकड़ा रख देते हैं और उन्हें कट करने के लिए कहते हैं समय पूरा होने से पहले। सेंसी टोफू के टुकड़े को देखकर उसे तुरंत ही कट करने वाली थी, लेकिन कुछ सोचते हुए वो कुछ देर रुक कर कट करने का फैसला करती है और चाकू को नीचे रख देती है। उसके ऐसा करने से सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी किसी को होती है तो वो म्याओ होती है। म्याओ ये देखकर घबराने लगती है और मन ही मन फुसफुसाने लगती है। वो कहती है कि अगर वो उस चाकू का यूज नहीं करती है तो मैं उसकी कॉपी कैसे करूंगी। इसीलिए वो अपनी बहन से कहती है कि बहन तुम कटिंग करना स्टार्ट क्यों नहीं कर रही हो, क्या तुम इस कंपटीशन को बीच से ही छोड़ने वाली हो। ये सुनकर सेंसी कहती है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ इससे तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम्हें बस अपनी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर। तो वो दिखावा करती है कि उसे अपनी बहन की फिक्र हो रही है। बाकी लोग भी उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी बहन सेंसी की फिक्र ना करे और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे। उनकी बातें सुनकर वो और भी ज्यादा घबराने लगती है। उसके ऊपर प्रेशर बनने लगता है कि अगर वो इतने लोगों के सामने कटिंग करना स्टार्ट नहीं करती है तो सभी को उसके ऊपर शक होने लगेगा, और जब तक उसकी बहन कटिंग करना स्टार्ट नहीं कर देती है तब तक वो उसकी कॉपी भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो परेशान होने लगती है और धीरे धीरे समय भी खत्म हो रहा होता है। ये देखकर सेंसी समझ आती है कि किसी न किसी तरीके से उसकी बहन इस चीज में भी कॉपी कर रही है। वो कहती है कि इसे मुझे कॉपी करना बहुत ही ज्यादा पसंद है ना, तो आज मैं इसे अच्छी तरीके से मचा चकाऊंगी। ऐसे सोचते हुए वो कटिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो चाकू उठाती है और टोफू को बारीक तरीके से कटिंग करना स्टार्ट कर देती है। उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। उसे देखते ही म्याओ भी कॉपी करना स्टार्ट कर देती है और वो भी ठीक उसके ही जैसी कटिंग कर रही थी। हमेशा की तरह बाकी पर्सन भी उसकी कटिंग स्किल देखकर काफी इंप्रेस हो रहे होते हैं और उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी बातें सुनकर वो खुश होती है, उसका ध्यान भटकता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सेंसी चाकू को और भी ज्यादा फास्ट करते हुए तुरंत ही चाकू को रख देती है, जिस वजह से बेचारी म्याओ इस सिचुएशन को समझ नहीं पाती है और तालमेल ना बैठाने की वजह से उसका हाथ कट जाता है। चोट लगने की वजह से वो धीमी पड़ जाती है, उसका काम वहीं पे रुक जाता है। वहीं पे सेंसी मौका मिलते ही तुरंत ही अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देती है और थोड़ी ही देर के अंदर टोफू को बहुत ही बारीक तरीके से कट करती है और उसे फ्लावर की तरह जज के सामने प्रेजेंट करती है। जज को उसकी कटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। उसी समय सेंसी जज से कहती है कि जबकि उसकी बहन ने इस राउंड में उसने अपनी कटिंग स्किल साबित नहीं की है और इस राउंड को पूरा नहीं किया है तो उसे विजेता घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि उसने अपना टास्क अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। ये बातें सुनते ही जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसे भला बुरा कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी बहन घायल है और तुम्हें अभी भी जीत की पड़ी है। क्या तुम्हें पता भी है एक शेफ के लिए उसका हाथ कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और तुम इस सिचुएशन में भी जीत की बातें कर रही हो। ये सुनकर सेंसी कहती है कि आप लोग तो मेरे ऊपर ऐसे उंगली उठा रहे हो जैसे मैंने खुद ही उसके हाथ को कट कर दिया और उसे कंपटीशन से बाहर निकाल दिया। मैंने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया और अपने टास्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट भी किया, तो मुझे जीत मुझे क्यों नहीं मिलनी चाहिए। आप लोग मुझे सिर्फ एक वजह बता दो। तभी म्याओ म्याओ बीच में बोलना स्टार्ट कर देती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो सेंसी को दोस्त ना दे, क्योंकि सेंसी का ये ड्रीम है। ये सुनकर डैड कहते हैं कि देखो अभी उसे तुम्हारी ये फिक्र है लेकिन तुम्हें अपनी बहन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मॉम कहती है कि मुझसे तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई है कि मैंने अपने पति की बात नहीं सुनी और तुम्हें वापस फैमिली में शामिल कर लिया। तुम्हें तो उसी जगह पे छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे जैसे कैरेक्टर और नीच लड़की हमारी बेटी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ये सुनकर सेंसी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो सबके सामने सैन परिवार से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लेती है। पिता कहते हैं कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, आज से तुम सैन फैमिली का हिस्सा नहीं हो। ये सुनकर वो कहती है कि आखिर कब मैं सैन परिवार का हिस्सा थी। आप लोग मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो, लेकिन कभी भी एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरह आपने मुझे प्यार नहीं दिया, बल्कि मेरी जगह पे सारा का सारा प्यार म्याओ को दे दिया, जो कि अडॉप्टेड डॉटर थी। इसकी बातें सुनकर बाकियों को भी पता चल जाता है कि म्याओ सैन परिवार की असली बेटी नहीं है, बल्कि उसे गोद लिया गया है। लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि कैसा परिवार है जो कि खुद की बेटी पे ध्यान नहीं देता है, बल्कि गोद ली हुई बेटी से ज्यादा प्यार करता है। ये बातें म्याओ को भी चुभने लगती है। वो सेंसी से कहती है कि देखो वो हमारे डैड है, इस तरीके से अगर तुम बातें करती हो तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। जिस सुनकर वो उसे कहती है कि वो मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे डैड हैं। क्या आज तक कभी भी ऐसा हुआ है जब वो मुझे सबके सामने इंट्रोड्यूस करे अपनी बेटी के रूप में? ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है। इनकी बातें सुनकर जज सभी को शांत करते हैं और सेंसी से कहते हैं कि हम इस मुद्दे पे बाद में बात करेंगे। तभी यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है और जज को बताता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पे शहर के सबसे ज्यादा फेमस फूड प्रेसिडेंट यहाँ पे पहुँचने वाली है। ये सुनकर जज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनका अच्छी तरीके से स्वागत करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो बाकियों को भी इसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि
हमने इस कंपटीशन को लाइव ब्रॉडकास्ट किया था, जिस वजह से यहाँ के बारे में फूड प्रेसिडेंट को पता चल गया है और वो यहाँ पे आप सभी से मिलने के लिए आने वाली है। साथ ही आप दोनों में से जो कोई भी आज यहाँ पे जीतता है वो उनकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा और साथ ही उनके साथ फ्यूचर में होने वाले एक बहुत ही बड़े कंपटीशन में उनके साथ पार्टिसिपेट भी करेगा। सुनकर तो लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि जिस फूड प्रेसिडेंट के बारे में ये लोग बात कर रहे थे वो बहुत ही बड़ी कंपनी हैंडल करती थी और वो बहुत ही ज्यादा रिच भी थी। अगर कोई पर्सन उनकी नजरों में आ जाता है तो उसकी रेपुटेशन भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो जाता है। इसीलिए जज काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी जज फाइनल राउंड भी अनाउंस कर देते हैं। फाइनल्स के लिए जज दोनों टीममेट को बस थोड़ी सी सामग्री देते हैं, जिसमें कुछ मसाले होते हैं, नींबू होता है और सिरका होता है। बस इन्हीं कुछ चीजों को मिलाकर शेफ को एक खास तरह की डिश बनाने का टास्क मिलता है। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। म्याओ पूरी कॉन्फिडेंट के साथ सोच रही होती है कि जीत तो उसे ही मिलेगी। वो अपने हाथ में चाकू लेती है और खुद से ही बातें करती है। वो कहती है कि जब तक उसकी बहन उसके दिए हुए चाकू का यूज करती रहेगी तब तक वो आसानी से उसका कॉपी कर सकती है। लेकिन सामने का नजारा देखकर तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि इस बार सैन से अनजाने में ही सही दूसरे चाकू का यूज करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर म्याओ घबराने लगती है और अपनी बहन से पूछती है कि आखिर उसने अपने चाकू को क्यों बदला। लेकिन वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है, बल्कि अपने खाने बनाने पे ध्यान देती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। म्याओ ये देखकर घबराने लगती है और अपने बहन से पूछती है कि उसने अपने चाकू को क्यों चेंज किया। ये सुनकर वो उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो, मुझे जो मन करेगा मैं वो करूंगी। मैं कौन से चाकू कब यूज करती हूँ ये तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। म्याओ कहती है कि देखो तुम ऐसे कोई भी चाकू नहीं चेंज कर सकती हो। उसकी बातें सुनकर वो उसे बेवकूफ कहती है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है और उसे फिर से दबाव देती है कि वो अपने चाकू को चेंज करे। इसकी ऐसी बातें सुनकर वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और डायरेक्टली जज से पूछ लेती है कि क्या मुझे म्याओ से पूछ कर ही मैं इस कंपटीशन में कोई चाकू यूज कर सकती हूँ, क्या ये कोई कंपटीशन का नियम है। ये सुनकर जज म्याओ को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी दूसरी पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो कैसे काम करती है और क्या करती है तुम्हें इसके बारे में ना सोचते हुए अपने डिश के बारे में सोचना चाहिए। कौन सा चाकू यूज करती है, कैसे कट करती है, इस पे ध्यान देने की बजाय तुम अपने डिश पे ध्यान दो। सुनकर वो नाटक करने लगती है, ये कहती हुई कि वो चाकू छोटी है और तेज नहीं चलती है, इसलिए उसे अपनी बहन की फिक्र हो रही थी कि वो बड़ा चाकू यूज करे। जिसके बाद सैन वापस से अपने डिश पे काम करना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ म्याओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर अपनी बहन की कॉपी किस तरीके से करे। जज भी उसे ऐसे शान देकर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि जल्दी अपना काम स्टार्ट करो, क्योंकि काफी समय निकल चुका है। ये सुनकर वो कहती है कि वो अभी स्टार्ट करेगी। वहीं पे सैन भी उसे ध्यान से देख रही होती है। वो सोचती है कि आखिर वो कुछ कर क्यों नहीं रही है, आखिर क्या वजह है जो वो मेरी कॉपी नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी तरफ म्याओ को तो खाना ही बनाना अच्छी तरीके से नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचती है कि वो आसानी से अपनी बहन की कॉपी कर लेगी। बस नींबू और सिरके का ही यूज तो करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा सोचते हुए वो अपनी डिश की तरफ बढ़ती है। अब आगे तो बढ़ जाती है, लेकिन वो श्रैम्प को टच करने से ही डरने लगती है। ये देखकर लोग उसके बारे में फुसफुसाने लगते हैं और कहते हैं कि वो अच्छी तरीके से श्रैम्प को पकड़ ही नहीं पा रही है, तो आखिर वो उसे पकाएगी कैसे। जज भी उसकी इस हरकत को देखकर गुस्सा होने लगते हैं और उसे डांटने लगते हैं। तो वो बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि कंपटीशन का इतना बड़ा स्ट्रेस उसके ऊपर था, जिस वजह से वो श्रैप को देखकर डर गई थी। और फिर वो कैसे भी करके हिम्मत जुटाती है और आगे बढ़ती है। वहीं सैन से इस डिश को बनाने में पूरी तरीके से माहिर होती है और वो धीरे धीरे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगती है। वो अपनी कटिंग भी कर ली होती है, उसने मसाले के सॉसेस भी बना लिए होते हैं और वो फ्राई भी कर चुकी होती है। और दूसरी तरफ म्याओ तो बेचारी धीरे धीरे सिम्प को कट ही कर पाई होती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है और आगे बढ़ती है। लेकिन जिस तरीके से वो कटिंग कर रही होती है, देखने से साफ साफ पता चल रहा होता है कि उसे खाना बनाना तो बिल्कुल ही नहीं आता है, पर फिर भी अपनी बहन की कॉपी करते करते वो आगे बढ़ने लगती है। और जैसे सैनसी अपनी डिश को कंप्लीट करती है, वो भी बिना किसी टेंशन के, जस्ट उसके बाद ही म्याओ भी अपनी डिश को कंप्लीट कर लेती है। ये देखकर उसे हैरानी तो होती है, साथ ही वो उसकी डिश पे भी एक नजर डालती है जो कि उसके जैसी थी, लेकिन इसका कलर उसके कलर से काफी ज्यादा डार्क था। उसी वक्त जज आगे बढ़ते हैं और उसके डिश को टेस्ट करते हैं। उन्हें उसका डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो उसकी तारीफ करते हैं और म्याओ के डिश की तरफ बढ़ते हैं। म्याओ के डिश को वो जैसे ट्राई करते हैं, उनका मुंह बन जाता है और जो श्रिम्प होती है वो उनके गले में फंस जाती है। उनसे पूछती है कि क्या हुआ। वो उसे गुस्से से डांटने वाले थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज आना बंद हो जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। सैनसी ये देखकर तुरंत ही उनके पास पहुंचती है। जज उसके हाथ पकड़ लेते हैं और मदद करने का इशारा करते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो जाते हैं। सैनसी अपनी तरफ से कोशिश करती है, उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होती है, जिस वजह से पता नहीं होता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। साथ में भीड़ भी ये देखकर परेशान हो रही होती है कि आखिर जज को क्या हो गया। लेकिन जो सैनसी के पेरेंट्स होते हैं, उनके दिमाग में दिमाग ही नहीं होता है। वो डायरेक्टली सैनसी के ऊपर इसका इल्जाम लगा देते हैं, ये कहते हुए कि जरूर उसके डिश में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, जिसके खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और शायद उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई। ये सुनकर लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं, ये कहते हुए कि अगर श्रिम्प को अच्छी तरीके से कुक नहीं किया जाता है तो वो गले में फंसकर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, नहीं तो इससे काफी सारे लोगों को एलर्जी भी हो जाती है और पॉइजन भी हो जाता है। अब सभी बिना किसी सबूत के सैनसी के ऊपर ही उंगली उठाने लगते हैं कि इसके पीछे भी सैनसी ही हो सकती है। और म्याओ भी एक भी मौका नहीं छोड़ती है। वो सबसे ये कहती है कि जज लास्ट टाइम में उसके हाथ को पकड़े हुए थे, मतलब वो बताना चाहते थे
कि ये सारी उसकी ही गलती है और सभी उसे ही ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन सही समय पे यहाँ पे फूड प्रेसिडेंट पहुँच जाती है, सभी को शांत करती है और तुरंत ही जज को यहाँ से हॉस्पिटल भेज देती है ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। और वो इस बात का भी पता लगा ले कि अचानक से जज की तबीयत कैसे खराब हो गई। साथ ही वो फाइनल को रीऑर्गेनाइज करती हैं और फिर से कंपटीशन में दोनों टीममेट को भाग लेने के लिए कहती हैं और उन्हें दूसरी डिश बनाने के लिए कहती हैं। इसके साथ ही वो दोनों टीममेट के डिश को लैब में भेज देती हैं ताकि वो इस बात की जांच कर सके कि प्रॉब्लम किसके डिश से थी। और साथ ही वो दोनों बहनों को एक बार फिर से एक मौका देती हैं। वो उन्हें 1 घंटे के लिए पोर्क बनाने के लिए कहती हैं। अब पोर्क एक ऐसी डिश होती है जिसे अगर सही तालमेल के साथ ना बनाया जाए तो उसका खराब होना तो पक्का ही है। इसीलिए म्याओ घबराने लगती है। ये देखकर फूड प्रेसिडेंट उससे पूछती है कि क्या उससे कोई प्रॉब्लम है, तब तुरंत ही वो मना कर देती है। इसके बाद वो उन्हें 5 मिनट रेडी होने के लिए देकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद म्याओ म्याओ घबराने लगती है क्योंकि उसने कई बार इस डिश को घर पे बनाने की कोशिश की थी, जहाँ पे उसे समय भी ज्यादा लगता था और वो कभी भी इस डिश को सही तरीके से बना भी नहीं पाती थी। सोच रही होती है कि वो क्या करे, तभी उसे आइडिया आता है कि वो अपनी बहन के दूसरे चाकू को चुरा लेगी, जिससे उसकी बहन को ना चाहते हुए भी उसी चाकू का यूज करना होगा जिससे वो आसानी से उसकी कॉपी कर सके। इसलिए वो माफी मांगने के बहाने उसके पीछे लग जाती है और उसे माफी मांगने का नाटक करने लगती है। वो उसके आगे पीछे घूमती रहती है और जैसे उसे मौका मिलता है उसकी बहन के टेबल तक पहुंचने के बाद तुरंत ही उस दूसरे चाकू को अपने पास चुरा लेती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है बिना किसी को पता लगे। जिसके बाद सैंसी जब वापस से अपनी जगह पे आती है और मीट को कटिंग करने वाली होती है, तभी उसे पता चलता है कि वो चाकू तो उसके पास ही नहीं है। और ठीक उसी समय प्रेसिडेंट भी यहाँ पे पहुंच जाती हैं और वो कंपटीशन को स्टार्ट कर देती हैं। अब इन्हें डिश बनाने के लिए तो पहले से ही कम समय मिला होता है, इसलिए सैंसी अपने समय को बर्बाद नहीं करती है और वापस से उसी चाकू का इस्तेमाल करने लगती है, जिस वजह से म्याओ आसानी से उसका कॉपी करना भी स्टार्ट कर देती है। और वो उसे 2 कदम आगे भी होती है, जिससे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सैंसी म्याओ की चाकू की स्किल कॉपी कर रही है। पेरेंट्स तो तुरंत खड़े होकर उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि वो चोरी ना करे। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और सामने अपनी बहन को देखती है। वो फिर से अपने दिमाग में सोचना स्टार्ट कर देती है ताकि उसे प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाए। वो सोचती है कि लास्ट टाइम उसकी बहन उसकी कॉपी नहीं कर पाई थी क्योंकि वो उस समय दूसरे चाकू का इस्तेमाल कर रही थी और वो हार गई। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसे फाइनली रियलाइज हो जाता है कि जो चाकू उसके हाथ में है उसकी वजह से ही म्याओ आसानी से उसके डिश की कॉपी कर पा रही है। और तभी उसे ठीक वो फ्लैशबैक याद आने लगता है जब वो मर रही होती है और उसकी बहन उसके पास आकर कुछ कहती है। अचानक से वो उस समय की गई बातें उसे याद आने लगती है कि उस समय उसकी बहन ने उसे क्या कहा था। उसकी बहन ने उसे कहा था कि जब तक वो उसके दिए हुए चाकू का इस्तेमाल करती है तब तक वो उसे 2 कदम आगे ही रहेगी और वो उसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकती है। जिसके बाद वो समझ जाती है कि उसकी बहन न केवल उसके मन के थॉट को समझ लेती है बल्कि उसके चाकू की स्किल भी आसानी से चुरा लेती है। अब सब कुछ साफ हो जाने की वजह से वो डिसाइड करती है कि पिछली बार जो गलती उसने की थी वो सारी गलती वो इस लाइफ में बिल्कुल भी नहीं दोहराने वाली है। इसलिए वो तुरंत ही चाकू चलाना रोक देती है और प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी जगह चेंज करना चाहती है। ये सुनकर बाकी लोग भी परेशान होने लगते हैं और उसे पूछते हैं, उसे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। क्या वो चाहती है कि वो आसानी से म्याओ की सभी चीजें कॉपी कर ले, इसलिए वो अपनी सीट को चेंज कर रही है। साथ ही प्रेसिडेंट भी उससे पूछते हैं कि आखिर वो अपनी सीट को क्यों बदल रही है। ये सुनकर वो कहती है कि आप तो शुरुआत से ही देख रही है मेरे ऊपर चोरी का कई बार इल्जाम लग चुका है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी दूरी थोड़ी सी दूर रखूँ ताकि सबको भरोसा हो जाए कि मैंने किसी की भी चोरी नहीं की है। ये रीजन प्रेसिडेंट को भी समझ में आता है और वो कहती है कि अच्छा तो तुम अपने आप को साबित करना चाहती हो, तुम अपनी बहन से दूर होना चाहती हो ताकि कोई भी तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम ना लगाए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। ऐसे कहते हुए वो उसकी जगह को चेंज करने की बात मान लेती है। ये सुनकर तो म्याओ अचानक से घबराने लगती है और प्रेसिडेंट को ऐसा करने से मना करती है। प्रेसिडेंट कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, लेकिन तुम्हारे पास कोई रीजन होना चाहिए। अब उसके पास कोई जेन्युइन रीजन तो नहीं होता है, बल्कि साफ साफ बात ये होता है कि अगर वो अपनी बहन से 2 मीटर की दूरी पे रहती है तो वो उसकी कॉपी नहीं कर पाएगी, जिस वजह से वो परेशान होने लगती है। सैंसी भी इस मौके का फायदा उठाते हुए कहती है कि क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम इस कंपटीशन में आसानी से जीत जाओ। हर बार मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ और तुम्हारी डिश को कॉपी ना करूँ। म्याओ कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम इस समय जगह चेंज करती हो तो इसमें बहुत ही ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें अपनी डिश को कंप्लीट करने के लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। जाकर म्याओ की ये बात प्रेसिडेंट को भी समझ में आ जाती है और इसी कारण से वो उसकी सेट चेंज करने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों चुपचाप अपने डिश पे ध्यान दो। अब सैंसी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो चाकू को उठा लेती है। लेकिन अचानक से म्याओ नोटिस करती है कि वो अपनी बहन को कॉपी नहीं कर पा रही है। जब वो अपनी बहन को देखती है तो वो देखती है कि वो कुछ कर नहीं रही है, बल्कि चाकू को हाथ में लेकर ऐसे ही खेल रही है, जिस वजह से वो उसकी कॉपी नहीं कर पा रही है। ये देखकर वो परेशान होने लगती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम पागल हो? ऐसे इम्पोर्टेंट समय के बीच में तुम समय बर्बाद कैसे कर सकती हो? सैंसी कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपनी डिश तैयार कर रही हूँ, तुम्हें बस अपनी डिश पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे कहती हुए वो समय बर्बाद करना स्टार्ट कर देती है। वो प्याज लेती है, प्याज को स्मेल करना स्टार्ट कर देती है, प्याज के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है।
और इधर बेचारी म्याओ म्याओ परेशान होने लगती है। समय बर्बाद होने की वजह से वो खुद से ही कटिंग करना स्टार्ट कर देती है और साथ ही सोच रही होती है कि कहीं उसकी बहन को पता तो नहीं चल गया है चाकू के बारे में। तो सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में तो उसे ही सिर्फ पता है और इसके बारे में उसे पता लगने का कोई चांस ही नहीं है। वो ऐसी बातें सोच ही रही होती है, तब तक सैनसी अपनी बहन को हराने का दूसरा रास्ता ढूंढ लेती है। वो तुरंत ही सबके सामने चावल बनाने वाला कुकर रख देती है और उसके अंदर अपने डिश को बनाने की कोशिश करती है। अब ये तरीका तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें डिश के खराब होने के चांसेस तो 99% थे, पर फिर भी वो घबराती नहीं है, अपने आप के ऊपर पूरा ध्यान देती है और धीरे धीरे डिश में डाले गए सभी चीजों को आसानी से उसमें डाल देती है ताकि उसकी बहन कुछ भी ना देख सके। और सब कुछ धीरे धीरे सेट करने के बाद कुकर ऑन कर देती है। वहीं दूसरी तरफ म्याओ, जो कि अपनी बहन की इस हरकत को देखकर वो सोचती है कि वो कितनी बड़ी पागल है, वो दूसरे तरीके से उस डिश को बनाने की कोशिश करती है जहाँ पे ये लंबा प्रोसेस होता है। वो भी सभी मसाले एक एक करके पॉट में डालती है और उसे पकाना स्टार्ट कर देती है। कुछ समय के बाद उसकी स्मेल आने के बाद वो महसूस करती है कि खाना बहुत ही अच्छा टेस्टी बन रहा है। वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। साथ ही पॉर्क की जो स्मेल होती है वो चारों तरफ छा जाती है। बाकी लोग भी उसके स्मेल को महसूस कर पा रहे होते हैं और इसी समय से वो म्याओ की तारीफ करना भी स्टार्ट कर देती है। उसके पेरेंट्स तो ये देखकर इतने ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि अपनी बेटी की तारीफ करने लगते हैं। वो अभी से डिसाइड कर लेते हैं कि जब वो कंपटीशन जीत जाएगी तब वो उसके लिए एक रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, घर पे एक बड़ी सी पार्टी रखेंगे और साथ ही एग्जीबिशन भी रख देंगे। ऐसी बड़ी बड़ी बातें वो कह रहे होते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर सैनसी की भी डिश कंप्लीट हो जाती है और उसे वो सर्व करने के लिए प्लेट में निकालने लगती है, जिसे देखकर म्याओ उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम्हारा पॉर्क तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि इसे अलग ही होना चाहिए, क्योंकि मेरा पॉर्क तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल ही नहीं है। इसके बाद वो म्याओ की डिश को ध्यान से देखती है, जहाँ पे ध्यान से देखने की वजह से सैनसी को पता चल जाता है कि उसमें कौन कौन सी कमी है। रंग गहरा है, जो कि ये साफ बताता है कि ये थोड़ी कड़वी हो सकती है। साथ ही देखने से लग रहा है कि मसाले को भी ठीक से पकाया नहीं गया है। उसी समय प्रेसिडेंट की नजर सैनसी की डिश पे जाती है, जिसे देखकर वो इम्प्रेस हो जाती हैं और उसकी तारीफ करने लगती हैं। साथ ही सैनसी प्लेटिंग करने के लिए कुछ और नई चीजें इसमें ऐड करती है, जो कि प्रेसिडेंट को और भी ज्यादा इम्प्रेस कर देती है और उन्हें इम्प्रेस होते हुए देखकर तो बेचारे म्याओ का मुंह ही बन जाता है। वो समझ नहीं पाती है कि सैनसी उससे आगे कैसे निकल सकती है। कुछ समय के बाद दोनों बहनों की डिश कंप्लीट हो जाती है। प्रेसिडेंट आगे बढ़ती हैं और सबसे पहले सैनसी की डिश को ट्राई करते हैं। वो उसकी काफी अच्छी तरीके से बड़ाई भी करती हैं और कहती हैं कि तुमने पॉर्क को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है और उसे सर्व भी बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। इसके बाद वो म्याओ के पास जाती हैं और इसकी डिश को टेस्ट करती हैं, लेकिन फर्स्ट बाइट लेते ही उन्हें अचानक से खांसी स्टार्ट हो जाता है और उन्हें वॉमिटिंग होने लगता है। ये देखकर सैनसी तुरंत ही डॉक्टर को बुलाने के लिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि प्रेसिडेंट की यह हालत उसकी वजह से हुई है और अंधे लोग भी उसकी ही बातों पे भरोसा कर रहे होते हैं और उसे सजा देने के लिए कह रहे होते हैं। सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए सैनसी को याद आता है कि लास्ट टाइम भी जज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब वो उसकी बहन की डिश को खा रहे थे तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और इस बार प्रेसिडेंट के साथ भी सेम वही चीज हुई। मतलब कि गड़बड़ी उसके खाने में नहीं बल्कि म्याओ के खाने में है। इस सुनकर पहले वो म्याओ से अपने आप को छुड़ाती है और कहती है कि तुम्हें डर है, अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर को बुला देती हूँ तो तुम्हारे करतूत के बारे में सबको पता चल जाएगा, इसीलिए तुम मुझे डॉक्टर को बुलाने से रोकने की कोशिश कर रही हो ताकि प्रेसिडेंट की जान यहीं पे चली जाए और तुम मेरे ऊपर जान लेने का इल्जाम लगा सको। और फिर वो गुस्से में उसके ऊपर हाथ भी उठा देती है। ये देखकर डैड उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए आते हैं, लेकिन वो बच जाती है। तब मॉम भी उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए आती है, लेकिन फिर से वो अपना बचाव करती है। उसी समय प्रेसिडेंट भी ठीक हो जाती है और सबको ये बताती है कि उनकी तबीयत खराब सैनसी के खाने की वजह से नहीं बल्कि म्याओ के खाने की वजह से हुई है। म्याओ अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती है और फिर से अपनी गलती सैनसी के ऊपर डालने की कोशिश करती है और पेरेंट्स को भी ठीक ऐसे ही लग रहा होता है। वो प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश करते हैं कि म्याओ से ऐसी गलती हो ही नहीं सकती है। प्रेसिडेंट कहती है कि क्या मैं आप सभी को पागल दिखाई दे रही हूँ? सबसे पहले तो आप दोनों अपनी जगह पे जाकर बैठो। ऐसा कहते हुए वो उन दोनों को बैठा देती है और फिर सैनसी को सामने लाते हुए सबके सामने उसे चैंपियन घोषित कर देती है। ये लफ्ज सुनकर सैनसी को सुकून मिलता है। वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और साथ ही इमोशनल भी होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ऐसा करने से उसने अपने दुखद भाग्यों को पूरी तरीके से बदल दिया है। ये सुनकर यहाँ पे आए सभी लोग थोड़े हैरान होते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो सकती है, क्योंकि उन्हें तो पहले ऐसा ही लग रहा था कि सैनसी अपनी बहन की नकल कर रही है। जब वो नकल कर रही थी तो आखिर वो विजेता कैसे बन सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके से म्याओ ने सभी को धोखे में रखा और धीरे धीरे वो सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए आगे बढ़ती रही? म्याओ इस बात को एक्सेप्ट करने से साफ साफ मना कर देती है। तब सैनिंग उससे पूछती है कि बताओ तुम हार कैसे गई? प्रेसिडेंट भी उससे सेम क्वेश्चन पूछती हैं और कहती हैं कि तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड थी तो बताओ तुम इस दौर में हार कैसे गई? अब ये सुनकर तो वो परेशान होने लगती है, क्योंकि उसके पास तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपनी बहन के ऊपर इल्जाम लगाती है कि जिस कुकर तकनीक का यूज करते हुए उसने अपने पॉर्क को कंप्लीट किया वो तरीका उसका था। ये सुनकर सैनसी को उसकी
पुरानी जिंदगी याद आती है और उसे याद करते हुए वो मुस्कुराती है और कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। बाकी लोग भी फटाक से उसकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं क्योंकि सभी स्टार्टिंग से ही म्याओ को फर्स्ट पोजीशन पे देख रहे थे और उसका यहाँ तक पहुँचकर हारना किसी को भी एक्सेप्ट नहीं होता है। और सभी एक बार फिर से सैंसी के ऊपर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर देती है और उसे सजा देने के लिए कहते हैं। पेरेंट्स को भी ऐसा ही लग रहा होता है। मॉम उनसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपनी छोटी बहन के तरीके को क्यों चुराया। अब यहाँ की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे इकलौती प्रेसिडेंट के पास ही दिमाग है। वो म्याओ से कहती है कि अच्छा ये तुम्हारी डिश है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अगर ये तुम्हारी डिश है, इसे कुकर में पोर्क बनाना ये तुम्हारा अपना डिश है, तो तुमने यहाँ पे इसे यूज क्यों नहीं किया और तुम्हारी बहन ने इसे कैसे यूज कर लिया, जरा इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करो। वो बेकार के तरीके बनाने लगती है, ये कहते हुए कि वो कंपटीशन को सीरियसली ले रही थी, इसलिए वो हर एक लेवल को अच्छी तरीके से पास करना चाहती थी, इसलिए उसने कुकर यूज नहीं किया। प्रेसिडेंट कहती है कि अच्छा यही रीजन है। देखो ऐसी तुम्हारी बेकार की बातों पे तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाली हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो उसके सामने निकल आओ और सबके सामने ये साबित करो कि जिस तरीके से तुम्हारी बहन ने यहाँ पे पोर्क बनाया वो तुम्हारा तरीका था। सैंसी भी सामने आती है और अपनी बहन से सबूत मांगती है। अब उसके पास कोई सबूत तो नहीं होता है, लेकिन फिर वो सबके सामने झूठ बोलती है और कहती है कि जब उसने इस तरीके को उस करते हुए फर्स्ट टाइम पोर्क बनाया था तब उसके डैड उसके सामने ही थे, जो कि सबके सामने गवाही दे सकते हैं। डैड भी सोचते हैं कि उनकी बेटी कभी भी उनसे झूठ नहीं बोलती है, तो ऐसा हो सकता है, और वो सबके सामने झूठी गवाही दे देते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट डैड की बातों पे भरोसा नहीं करती है और कहती है कि हमें सबूत चाहिए, ये नहीं सुनना है कि आपने वहाँ पे खड़ा होकर क्या देखा था। सैंसी कहती है कि अच्छा ये तुम्हारी पर्सनल डिश है ना, तो चलो हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। तुम कब से कहे जा रही हो ये तुम्हारी अपनी डिश है, मैंने चुरा लिया, तो तुम्हें इस डिश के बारे में सब कुछ पता होगा कि इस डिश को प्रॉपर कुकर में कैसे बनाया जाता है, इसमें कितने मसाले लगते हैं, कौन कौन सा मसाला ऐड होता है, कैसे सॉसेस बनते हैं, इससे सब कुछ तो तुम्हें पता ही होगा ना। तो चलो सबके सामने एक बार इस डिश को बनाकर दिखा दो। ये सुनकर तो बेचारी घबराने लगती है। सैंसी कहती है कि बहन मैंने इतनी भी बड़ी बात नहीं कह दी जिस वजह से तुम्हें इतने घबराने की जरूरत पड़ जाए। अब चलो भी अपनी डिश को एक बार सबके सामने बनाकर दिखा दो। ये सुनकर वो झूठे वादे कर लेती है और कहती है कि ठीक है मैं इस डिश को बना दूंगी। अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है कि अगर वो उसके दिए हुए चाकू का यूज नहीं करती है तो क्या हुआ, वो अपनी बहन के थॉट्स तो सुन ही सकती है ना। इस कॉन्फिडेंस से वो इस डिश को दोबारा बनाने के लिए मान जाती है और प्रेसिडेंट भी उसे एक मौका दे देती है। सैंसी कहती है कि चलो तुम्हें एक मौका मिल गया, अब मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ऐसे कहते हुए वो अचानक से उससे दूर हो जाती है। ये देखकर तो सैंसी घबराने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो उससे ज्यादा दूर होती है तो वो उसके थॉट्स भी नहीं सुन सकती है। अब सैंसी को तो इसके बारे में पहले से पता होता है, इसलिए वो बार बार उसके पास आती, उससे दूर होती, जिस वजह से म्याओ को उसके थॉट सुनने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। ये देखकर सैंसी उससे कहती है कि तुम मेरे पास क्यों आ रही हो, तुम्हें जाकर अपने आप को साबित करना चाहिए और अपनी डिश बनानी चाहिए ना। ऐसा कहते हुए वो उसके टेबल से दूर एक सीट पे जाकर बैठ जाती है और अपनी बहन को वो डिश बनाने के लिए कहती है। अब मजबूरी में सही उसे वहाँ पे पहुँचना तो पड़ता है, लेकिन वो वहाँ पे पहुँचने के बाद शांत खड़ी हो जाती है। सैंसी कहती है कि समय नहीं है, जल्दी से अपनी डिश स्टार्ट करो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ कर रही हूँ। उसी समय पेरेंट्स भी सैंसी के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने तो सैन परिवार का नाम पूरी तरीके से डुबा दिया है। इकलौती वही ऐसी लड़की है जो कि हमारी सैन परिवार की इज्जत को बचा रही है और तुम उसे बार बार परेशान कर रही हो। ये सुनकर उससे पुरानी सभी बातें याद आती हैं कि हमेशा ही पेरेंट्स उसकी बहन को सपोर्ट करते हैं, ना कि उसे, चाहे सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो। इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए म्याओ यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और सैंसी से कहती है कि मुझे पता है कि ये चैंपियनशिप जीतना तुम्हारे लिए सपना है, इसलिए मैं खुद ही इसे बीच में छोड़ देती हूँ और अपनी रेसिपी तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन तुम मेरे पेरेंट्स को परेशान मत करो। ऐसा करते हुए वो नाटक करते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सैंसी उसे जाने नहीं देती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि क्या तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, जल्दी से सॉस बनाओ और अपने आप को साबित करो। पेरेंट्स ये देखकर वापस से अपनी बेटी के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम उसे परेशान क्यों कर रही हो, उसका दिल कितना ज्यादा बड़ा है, वो अपनी रेसिपी भी तुम्हें दे रही है। म्याओ कहती है कि मॉम आप इसे प्लीज मत डांटो, ये मेरी बहन है, चाहे ये कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन ये फिर भी मेरी बहन ही रहेगी। सैंसी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी तुम मेरे लिए बोलती हो तुम मेरे खिलाफ बोलती हो। अब इनकी बहस देखकर प्रेसिडेंट दोनों बहनों को शांत करती है और उनकी जगह पे जाने के लिए कहती है और दोनों को ही सॉसेस बनाने के लिए कहती है। 2 मीटर की दूरी के अंदर जब सैंसी आ जाती है तब म्याओ भी इसे देखकर खुश हो जाती है और उसे कहती है कि अब मैं अपने आप को साबित करूंगी, जिसके बाद वो वापस से उसके थॉट सुनने की कोशिश करती है। लेकिन सैंसी को तो इसके बारे में पता होता है, इसलिए वो सॉस को बहुत ही बेकार तरीके से बनाना स्टार्ट करती है। पहले तो वो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करती है और साथ ही उसे अपने थॉट्स में फंसा देती है, जिस वजह से वो परेशान हो जाती है और उसे डांटती है कि वो ऐसी वैसी चीजें ना सोचे। सैंसी कहती है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसे तुम्हें कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। यहाँ सोचती है कि एक बार उसका काम खत्म हो जाए उसके बाद तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल देगी। इसके बाद फिर से वो उसके थॉट सुनने की कोशिश करती है, जहाँ पे सैंसी उसे फिर से थोड़ा सा परेशान करती है और उसके बाद वो अपनी खास तरीके की सॉस वाली रेसिपी बनाना स्टार्ट कर देती है। म्याओ भी उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर देती है। साउसी बहुत ही फास्ट तरीके से अपनी सॉस रेडी करती है और लास्ट में जानबूझकर हाथ साफ करने वाले कपड़े को बाउल के अंदर ऐसे फेंकती है जैसे कि वो उसकी खास रेसिपी की खास पार्ट हो। और ठीक कॉपी करने के चक्कर में
म्याओ भी वो कपड़ा डायरेक्टली सूप के अंदर डाल देती है, जो कि ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। म्याओ तो डायरेक्टली इसका इल्जाम सैनसी पे डाल देती है और कहती है कि ये सारी चीजें उसकी वजह से हुई है। सैनसी कहती है कि मैं तो अपनी जगह से हिली भी नहीं हूँ, आखिर तुम मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो। अब इतना सब प्रेसिडेंट के सामने हो जाने की वजह से प्रेसिडेंट इस बात का पता साफ साफ लगा लेती है कि दूसरी लड़की बिल्कुल बकवास कर रही है, उसके पास उसकी कोई भी खास रेसिपी नहीं है। ऐसा सोचते हुए वो सैनसी को विजेता घोषित कर देती है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी म्याओ पीछे नहीं हटती है। वो अपनी बहन को फंसाने के लिए नए रास्ते ढूंढने लगती है। लेकिन सही समय पे यहाँ पे जज आ जाते हैं, जो कि डायरेक्टली म्याओ के ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसके डिश खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। म्याओ बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहती थी, जिस वजह से वो जज से सबूत मांगती है। उनके ऊपर आरोप लगाती है कि उसके और उसकी बहन के बीच में गलत संबंध है, जिस वजह से वो उसकी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ये बातें सुनकर तो उन्हें बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। तुरंत यहाँ पे सैनसी आ जाती है और अपनी बहन को शांत रहने के लिए कहती है और अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को साबित करने के लिए कहती है। लेकिन बिना सबूत के म्याओ के साथ उसके पेरेंट्स भी सैनसी को ही उसके बारे में भला बुरा कहने लगते हैं कि वो चैंपियनशिप जीतने के लिए क्या क्या कर रही है। अभी जज सभी को शांत करते हैं और अपने साथ लाए हुए रिपोर्ट को सभी को दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास सबूत है कि मेरी जो तबीयत खराब हुई थी वो म्याओ के डिश की वजह से हुई थी, क्योंकि उसने प्रॉपर तरीके से खाने को कंप्लीट नहीं किया था। प्रेसिडेंट भी सामने आती है और पेपर को देखकर इस बात को फाइनल करती है कि जैसे वो बता रहे हैं ये सारी बातें सच है। म्याओ ये सुनकर पूरी तरीके से घबरा जाती है और सच को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। पेरेंट्स भी उसके पास आते हैं और रिपोर्ट्स को चेक करते हैं, जहाँ पे उन्हें भी वही सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी पे गुस्सा नहीं करते हैं, बल्कि उससे पूछते हैं कि क्या ये सच है या फिर गलत। जब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है तब वो अपने हाथ टूटने का बहाना बनाने लगती है, जिस वजह से जो पेरेंट्स होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और मॉम तो तुरंत ही आगे बढ़ के सैनसी को थप्पड़ लगा देती है, ये कहते हुए कि उसने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा कहते हुए पेरेंट्स सैनसी को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगते हैं। लेकिन सैनसी की तरफ से प्रेसिडेंट और जज दोनों बात करते हैं, जिस वजह से वो दोनों सहम जाते हैं और तुरंत ही यहाँ से निकल जाते हैं, वो भी म्याओ के ट्रीटमेंट के लिए। और बाद में सैनसी को देखने का फैसला करते हैं। उनके जाते ही प्रेसिडेंट सैनसी को अपने साथ मिलकर काम करने का ऑफर देती हैं और साथ ही फ्यूचर में होने वाले एक बहुत ही बड़े से कंपटीशन में अपने होटल की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए कहती हैं और उसे अपनी शिष्य बनाने का भी फैसला करती हैं। इतनी सारी चीजें एक साथ मिलने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फाइनली उन्हें हाँ कर देती है। जिसके बाद मास्टर उसे 1 महीने बाद सिंगापुर में होने वाले कॉन्सर्ट के बारे में बताती हैं और उसकी तैयारी करने के लिए उसे कहती हैं और साथ ही घर से कुछ भी उसकी पर्सनल चीजें होती हैं उसे वापस लेने के लिए कहती हैं। उसके चले जाने के बाद जज मास्टर से पूछता है कि आखिर आप उस लड़की को इतना ज्यादा फेवर क्यों कर रही हो। ये सुनकर मास्टर बताती हैं, मुझे वो लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आई, उसे देखने से ही पता चलता है कि वो शेफ बनने के लिए ही पैदा हुई है। मैं उसे बहुत ही ऊपर लेकर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसे सपोर्ट कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम सैनसी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। उसी समय उसके पेरेंट्स उसके पास कॉल करते हैं और आधे घंटे में उसे घर आने के लिए कहते हैं, वो भी म्याओ से माफी मांगने के लिए, और उसे धमकी देते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो लोग उसे फैमिली से बाहर निकाल देंगे। उनकी बातें सुनकर उसे उस पल के बारे में याद आता है जब उन्हें अपनी बेटी के बारे में सब कुछ पता था। सच्चाई जानने के बावजूद भी वो अपनी बेटी को ही सपोर्ट कर रहे थे और सैनसी को थप्पड़ मार रहे थे और सारे के सारे इल्जाम उस पे लगा रहे थे। सब कुछ याद करते हुए वो भी डिसीजन ले लेती है कि उसे अब सैन परिवार के साथ पूरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिश्ता तोड़ना होगा, जिसके लिए वो फाइनली एक बार के लिए परिवार में चले जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम सैन परिवार को देखते हैं, जहाँ पे पिता म्याओ से कहते हैं कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जितना उसे चोट लगा है सैनसी वापस आने के बाद उसे कॉम्पनसेट करेगी और उसके सामने झुककर उससे माफी मांगेगी। सुनकर वो कहती है कि उसे अपनी बड़ी बहन की माफी नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहती है कि वो भी वर्ल्ड लेवल पे शेफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। असल में म्याओ को पता चल गया होता है कि सैनसी सिंगापुर में जाकर वर्ल्ड लेवल का शेफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है, इसीलिए वो उसे वहाँ पे हराने का डिसीजन लेती है। लेकिन उसके पेरेंट्स किसी भी हाल में उसे जाने नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की फिक्र होती है। और तभी यहाँ पे सैनसी आ जाती है। सैनसी को देखते ही पिता उसे माफी मांगने के लिए फोर्स करते हैं। तब सैनसी अपना बचाव करने के लिए अपनी हील से अपने डैड के ऊपर वार करती है, जिससे वो गुस्से में आगे बढ़ के उसे मारने वाले थे, लेकिन उनके बैक में पेन होने लगता है, जिस वजह से वो पीछे हट जाते हैं। तब मॉम भी उससे खड़ी कुटी सुनाने लगती है। सैनसी कहती है कि मैं यहाँ आपके फालतू ड्रामे को देखने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए आई हूँ। पेपर्स देखने के बाद तो पेरेंट्स की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर इस सच्चाई के बारे में दूसरों को पता चलता है तो इनकी फैमिली रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। ये देखते हुए म्याओ अच्छी बनने की कोशिश करती है और सैनसी से कहती है कि वो उसके पेरेंट्स को परेशान ना करे, वो यहाँ से चली जाएगी। सैनसी कहती है कि देखो आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए थप्पड़ खाने वाले काम बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली हूँ। म्याओ कहती है कि मैं कोई भी नाटक नहीं कर रही हूँ, और फिर वो वहाँ से निकलने का नाटक करती है। उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसे जाने नहीं देंगे, और होता भी ऐसा ही है। उसके पेरेंट्स उसे रोक लेते हैं और बदले में अपने रियल डॉटर से रिश्ता तोड़ देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देते हैं। सैनसी पेपर को अच्छी तरीके से चेक करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले उसकी बहन उसे रोकती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये बात पता चल गई है कि मैं तुम्हारे मन की बातें पढ़ सकती हूँ और तुम्हारी कुकिंग स्किल के भी आसानी से कॉपी कर सकती हूँ, लेकिन
फिर भी देखो पेरेंट्स मेरे पास है ना कि तुम्हारे पास। ये सुनकर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें फिर दोबारा कभी नहीं देखना चाहूंगी। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाती तो है, लेकिन उसे ऐसी गट फील आता है कि वो अपनी बहन से फिर से मिलने वाली है। उसके जाते ही म्याओ फैसला करती है कि वो अपनी बहन को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। वो डैड के पास जाती है और कहती है कि देखा डैड, किस तरीके से वो आपकी फैमिली रेपुटेशन खराब कर रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उस कंपटीशन को जीतूं। अगर मैं जीत जाती हूँ तो इससे आपकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनकर डैड भी उसे उस कंपटीशन में भेजने के लिए मान जाते हैं। समय बीतता है और 1 महीने का समय बीत जाता है और फाइनली उस कंपटीशन का दिन भी आ जाता है, जहाँ पे मास्टर सैंसी से मिलती हैं और उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे हेड शेफ बना देती है। साथ ही वो उसे कहती है कि जो चीज तुम कंपटीशन में एक साथ मिलकर बनाने वाले हो उसे गुप्त रखना, क्योंकि मुझे पता है कि जो दूसरे टीममेट हैं वो चुराने में किसी की भी डिश बहुत ही ज्यादा माहिर है। इसलिए तुम लोग ध्यान से काम करना और उनसे एकदम अलग डिश तैयार करना ताकि तुम्हारी ही जीत हो। जिसके बाद दोनों टीममेट के शेफ को स्टेज पे बुलाया जाता है एक एक करके। सैंसी की टीम स्टेज पे पहुंच जाती है, लेकिन जैसे वो दूसरी टीम में अपनी बहन को देखती है वो परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर उसकी बहन यहाँ पे कैसे आ सकती है, क्योंकि उसे तो कुकिंग करना बिल्कुल ही नहीं आता है। तभी उसकी बहन उसके पास आती है और उसके साथ हैंडशेक करने की कोशिश करती है, लेकिन सैंसी उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद होस्ट सामने आते हैं और सभी जजेस से सभी को इंट्रोड्यूस करते हैं। आज के कंपटीशन में 3 जज शामिल थे, जिनमें से एक मास्टर भी थी। जिसके बाद होस्ट कंपटीशन को आगे बढ़ाते हैं और दोनों टीममेट से उनके अकॉर्डिंग टेबल से चीजें चूज करने के लिए कहते हैं, अपने डिश के अकॉर्डिंग, वो भी 1 मिनट के अंदर। समय स्टार्ट होते ही दोनों टीममेट आगे बढ़ते हैं और अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को फाइनल करते हैं और उसे लेकर अपने डेस्क पे वापस आ जाते हैं। जिसके बाद सभी को एक बहुत ही अजीब तरीके के रूल में बताया जाता है, जो कि फोर्स एक्सचेंज प्रोसेस होता है। इसका मतलब है कि दूसरी टीम चाहे तो पहले टीम पे जोर जबरदस्ती करके उसकी कोई भी एक चीज उसे ले सकती है, जहाँ पे पहला मौका दूसरी टीम को मिलता है और म्याओ इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देती है। वो अपनी बहन के टीममेट के सभी चीजें ध्यान से देखती है और उनसे उनका तेल छीन लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि किसी भी खाने को कंप्लीट करने के लिए ऑयल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिना किसी ऑयल से कोई भी खाना कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहते हुए वो उसके तेल को उससे छीन लेती है, जिससे बाकी लोगों में दिलचस्पी बढ़ने लगती है कि आगे क्या होगा। वहीं पे पहली टीममेट के जो लोग होते हैं वो घबराने लगते हैं और सैंसी से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सैंसी बिल्कुल भी नहीं घबराती है। जैसे उसका मौका मिलता है वो दूसरी टीम से उनका चर्बी का टुकड़ा ले लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इससे तेल बनाना कितना ज्यादा आसान है। लेकिन लोग इसके बारे में अनुमान नहीं लगाते हैं और सैंसी को बेवकूफ समझते हुए उसका मजाक बनाने लगते हैं और उस चर्बी के टुकड़े को उसके हवाले कर देते हैं। जिसके बाद दोनों टीम को 1 घंटे का समय मिलता है ताकि वो अपनी रेसिपी कंप्लीट कर सके और उसके बाद दोनों के किचन में उन दोनों को भेज दिया जाता है। अपने किचन में पहुंचने के साथ ही सैंसी अपना दिमाग यूज करती है और अपने तरीके से खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। उसके तरीकों को देखकर उसके जो टीममेट होते हैं वो उसे इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें समझ में आ रहा है कि मास्टर ने तुम्हें हेड शेफ क्यों चूज किया था। कॉम्प्लीमेंट पाकर वो खुश होती है और बाकियों को भी उनका काम बता देती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो दूसरे टीममेट होते हैं उन्हें पहले से ही शक होता है कि पहली टीम हार्ड हो सकती है, इसीलिए वो अपना काम स्टार्ट करने से पहले इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि आखिर पहली टीम क्या पका रही है। बट इन्हें अलाउ नहीं होता है कि वो उसके किचन में जाकर ताका झाकी कर सके, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि वो क्या करे। तभी म्याओ कहती है कि उसके पास एक रास्ता है। वो धीरे से पहले टीममेट के किचन के पास आती है और कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करती है। साथ ही वो अपनी बहन के मन में चल रही बातों को भी डिकोड करने की कोशिश करती है। वहीं किचन के अंदर जो सावसी होती है वो उसके पैरों को देखकर पहचान लेती है कि वो आ गई है और उसी समय उसे अपने मास्टर की बातें याद आ जाती है। इसीलिए वो अपनी बहन का पर्दाफाश नहीं करती है, बल्कि उसे अपने थॉट से हराने का फैसला करती है। वो अपने मन में सोचती है कि उसने पहले एक दूसरी और खास डिश के बारे में डिसाइड किया था कि वो बनाएगी, लेकिन अब उसके पास तेल नहीं है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, कोल्ड सलाद बनाने का, और वो वही बनाने जा रही है। उसके थॉट की बातें सुनकर म्याओ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने टीममेट के जाने के बाद सारी बातें उन्हें बता देती है। अब जब इन्हें रेसिपी के बारे में पता चल गया होता है तब वो उसे कुछ अच्छी रेसिपी बनाने का फैसला करते हैं और अपनी नई रेसिपी में लग जाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी रेसिपी को तैयार कर रहे होते हैं। हर एक प्रोसेस वो बहुत ही ध्यान तरीके से कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सैंसी होती है वो भी बाकियों के साथ मिलकर अपना पूरा ध्यान लगाती है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। धीरे धीरे दोनों टीममेट आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे समय भी खत्म होने लगता है। समय खत्म होने से पहले दोनों अपनी रेसिपी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद दोनों अपनी रेसिपी जज के सामने लाते हैं, जहाँ पे पहले दूसरी टीम की रेसिपी को टेस्ट किया जाता है। रेसिपी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और जजेस को भी इनकी रेसिपी पसंद आती है और इन्हें इनकी रेसिपी के लिए 7 पॉइंट मिलते हैं, जिसे देखकर ये काफी खुश होते हैं। लेकिन उसी समय पहले टीममेट के रेसिपी को लाया जाता है और जैसे ही दूसरे टीममेट को पता चलता है कि रेसिपी बदल चुकी है वो लोग परेशान होने लगते हैं। सैंसी अपने डिश को आगे करती है और जज जब उसकी डिश को ट्राई करते हैं तो वो उसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे 10 में से 10 नंबर देते हैं। पूरे नंबर मिलने के बाद तो ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वही दूसरी टीम परेशान होने लगती है और वो लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग इसे आसानी से हरा देंगे, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर जो म्याओ होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है और अपनी बहन के ऊपर इल्जाम
इल्जाम लगाती है कि उसने चीटिंग की है। कहती है कि इनके पास तेल का सिर्फ एक ही डब्बा था और वो भी हमने उनसे छीन लिया, तो आखिर इन्होंने इस डिश को कैसे बनाया, क्योंकि ये डिश तो दिखने से ही मालूम पड़ रही है कि इसमें बहुत सारे तेल को यूज किया गया है। ऐसा कहते हुए सभी पहले टीम के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं और उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। सैंसी कहती है कि इतनी भी ज्यादा जल्दी क्या है, मैं अपने आप को साबित कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि मैंने अपने डिश को कैसे कंप्लीट किया, वो भी बिना ऑयल का यूज किए। जैसे कि पता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले हमसे हमारा तेल छीन लिया गया था। ये बात तो सही है, लेकिन हमने बदले में दूसरी टीम से भी तो कुछ दिया था ना, वो चर्बी का बड़ा सा टुकड़ा। और एक शेफ होने के नाते मेरी प्यारी बहन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि उससे ऑयल आसानी से बनाया जा सकता है और घर में भी इसका आसानी से यूज किया जाता है। अब ये जानने के बाद तो बेचारी के पास कोई भी रास्ता ही नहीं बचता है। वो अपना मुंह लटका लेती है और वहीं पे खड़ी हो जाती है, जिसके बाद दूसरे डिश के बारे में बताया जाता है और दोनों टीममेट को वर्क दिया जाता है अपने अपने अकॉर्डिंग डिशेस को कंप्लीट करने के लिए। जिसके बाद दोनों टीममेट 1 घंटे का समय लेते हुए अपने किचन में वापस चले जाते हैं। यहाँ पे जो दूसरी टीम का हेड होता है वो तो दोनों टीममेट को काफी सारी बातें सुनाता है और म्याओ से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह पे वो लड़की होती तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होता, इस तरीके से तो तुमने हमें डुबा ही दिया था। ये सुनकर वो अपने आप को साबित करने के लिए अपने पास से बहुत सारे चाकू निकालती है और कहती है कि मैं अपने आप को साबित कर सकती हूँ। वो मन में सोचती है कि अपनी बहन की नकल करते करते अब तक वो इतनी चीजें सीख चुकी है कि वो इस कंपटीशन को आसानी से जीत सकती है। जिसके बाद वो बहुत ही अच्छी तरीके से चॉपिंग कटिंग करना स्टार्ट कर देती है और उसकी स्किल भी काफी इम्प्रूव दिखाई दे रही होती है, जिस वजह से टीममेट उसकी बात सुनते हैं और वापस से एक साथ मिलकर खाना बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैंसी फिर से 10 पॉइंट पाने के लिए पुराने तरीके से पोर्क बनाने का डिसीजन लेती है। इस बार भी जिस डिश को उसने चूज किया था वो भी मुश्किल थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो डिश सही से बन जाती है तो उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसलिए वो उस डिश को बहुत ही सेफ्टी के साथ बनाना स्टार्ट कर देती है। दोनों टीममेट अपने अपने खाने को तैयार करती हैं और जैसे उनका समय पूरा होता है वो अपने डिश को लेकर स्टेज पे पहुंच जाते हैं। जजेस फिर से दूसरी टीम के डिश को पहले चेक करते हैं और उन्हें उनका डिश पसंद आता है, इसलिए वो उसे पूरा मार्क्स दे देते हैं 10 आउट ऑफ 10 और साथ ही वो दूसरे टीममेट की बड़ाई भी करते हैं। जिसके बाद सैंसी का नंबर आता है और वो भी अपने डिशेस को आगे करती है। जब जजेस उसके स्मेल को देखते हैं तब वो इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके डिशेस को ट्राई करने के लिए वो उस पे टूट पड़ते हैं। तुरंत ही वो उसका आनंद लेते हैं, उन्हें वो डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो सैंसी की टीम को भी नंबर दे देते हैं, जिस वजह से पहली टीम फिर से दूसरी टीम से आगे निकल जाती है। अब वैसे तो पहली टीम के नंबर ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी 2 जज ऐसे होते हैं जो कि दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो भी उनके खास तरीके की सूप की वजह से, और वो चाहते थे कि दूसरी टीम जीत जाए उस सूप की वजह से। ये सुनकर मास्टर इस बात का विरोध करती हैं और कहती हैं कि उन्हें पहली टीम को जिताना चाहिए क्योंकि सही मायनों में वही आगे हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम सीसी होता है। वो आते ही म्याओ के ऊपर इल्जाम लगाती है कि म्याओ ने कंपटीशन के अंदर जिस एप्पल सूप को बनाया था वो उसकी पर्सनल डिश है, ना कि उसकी। उसने 1 साल पहले इस डिश को कंप्लीट किया था। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पेरेंट्स हमेशा की तरह आगे बढ़ते हैं और सीसी को भी दबाने की कोशिश करते हैं और हमेशा की तरह म्याओ भी यहाँ पे सिंपल और मासूम बनने की एक्टिंग करती है। असल में जो सीसी होती है उसी की जगह को रिप्लेस करके म्याओ यहाँ तक पहुँची थी, लेकिन वो यहाँ पे ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हुनर है, जिस वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाई है। तब बेचारी सीसी भी अपने आप पे सभी को यकीन दिलाने की कोशिश करती है और चीख चीख कर बताती है कि वो सूप की रेसिपी उसकी थी, ना कि म्याओ की। सिचुएशन देखकर सैंसी समझ जाती है कि इस बार उसकी बहन ने उसके साथ नहीं बल्कि इस लड़की के साथ फ्रॉड किया है ताकि वो यहाँ पे टिक सके। उसके पास आती है, उसका सहारा बनती है। ये देखकर म्याओ घबराने लगती है और अपनी बहन से कहती है कि उसकी बहन के होते वो आखिर दूसरे पर्सन का साथ कैसे दे सकती है। सैंसी कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं दूसरों से ज्यादा तुम्हें बेहतर जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम दूसरों की मन की बातें सुन लेती हो और साथ ही दूसरे पर्सन के डिशेस को भी चुरा लेती हो, वो भी उनके साथ आदान प्रदान का कॉन्ट्रैक्ट करके। म्याओ तो ये सुनकर घबराने लगती है और मॉम तो स्टेज पे खड़ी होकर सैंसी को धक्का ही दे देती है और पेरेंट्स मिलकर उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो अपनी बहन को फंसाने की और इसकी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, वो भी बिना किसी एविडेंस के। तब सीसी कहती है कि किसने कहा कि उसके पास एविडेंस नहीं है, उसके पास एविडेंस है। तो सभी को अपनी वीडियो दिखाने लगती है जिसमें ये साफ साफ दिखाया जा रहा होता है कि सेकंड राउंड में जिस डिश को उसने तैयार किया था वो उसकी ही डिश थी और सीसी ने 1 महीने पहले ही उस डिश पे काम किया था और उसे सबको दिखाया भी था। म्याओ ये देखकर उसके फोन को छीनने की कोशिश करती है लेकिन वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर बाकी लोग भी उसके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। तभी म्याओ सबसे ये कहती है कि वो तो टीम में 1 वीक पहले ही शामिल हुई थी, तो आखिर वो इसके डिश को कैसे चुरा सकती है, उसे तो पता ही नहीं है कि उसकी जगह पे पहले कौन था। इसके साथ ही म्याओ के जो बाकी टीममेट होते हैं वो भी उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी इस डिश के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। अब सीसी के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता है अपने आप को साबित करने का, लेकिन सैंसी इस मौके को इतनी आसानी से जाने नहीं देती है। उसे पता होता है कि ये उसकी बहन को फंसाने का और उसकी रियलिटी सामने लाने का अच्छा मौका है। वो उसे कहती है कि अच्छा ये तुम्हारी डिश है, तुमने कहीं से कॉपी नहीं है तो अच्छी बात है, चलो इसे फिर से हम साबित कर देते हैं। तुम सबके सामने इस डिश को एक बार फिर से क्यों नहीं बना देती हो, वो भी नए बर्तन में और नए चाकू के साथ। सभी जज भी इस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि बाकी 2 जज होते हैं उन्हें तो ऐसा ही लग रहा होता है कि म्याओ अच्छी शेफ है। अब
अब प्रेशर में आकर उसे आगे बढ़ने पड़ता है क्योंकि उसके पास ना कहने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। लेकिन जैसे वो नया चाकू अपने हाथ में लिखती है उसका हाथ कांपने लगता है क्योंकि उसे रेसिपी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उसने सेकेंड टाइम इस लड़की की रेसिपी चोरी की थी। इसलिए इस समय उसका हाथ कांपता है और वो डिश बनाने से मना कर देती है और रोते हुए यहाँ से भाग जाती है, जिससे ये साफ साफ पता चल जाता है कि म्याओ झूठी थी, उसने पूरे टाइम चीटिंग किया था और इसी वजह से वो अपने आप को साबित नहीं कर पाई। जिसके बाद सब कुछ साफ हो जाता है और पहली टीम जीत जाती है। इसके साथ ही जो मास्टर होते हैं वो सैंसी को मास्टर शेफ का खिताब देती है, जो कि बहुत ही बड़ा नाम होता है। हासिल करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी पेरेंट्स भी अपना बर्ताव तुरंत ही बदल देते हैं और उसके साथ बेटी का रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसने तो सैन परिवार के साथ कब का रिश्ता तोड़ दिया है। भी कुछ अमीर लोग भी सामने आते हैं और उसे अपने रेस्टोरेंट में शेफ के तौर पे काम करने के लिए 80 लाख 90 लाख ऐसे बड़े बड़े ऑफर देने लगते हैं, वो भी मंथली, क्योंकि अब सैंसी की लाइफ मस्त हो गई होती है, स्टेबल हो गई होती है। वहीं पे जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास कॉल आता है कि उनका रेस्टोरेंट बैंकरप्ट हो चुका है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपके अकॉर्डिंग ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए था? क्या छोटी बहन को दूसरे तरीके से सजा नहीं मिलना चाहिए था? आपके अकॉर्डिंग एंडिंग कैसी होनी चाहिए थी? मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड वीडियो पे हाइप करना तो बिल्कुल ही ना भूलें।